अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 हीट, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमने साइंस 2 का जो चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 उस चैप्टर का हमने हाफ पार्ट ही डन किया है। यानी कल के लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा था और उसके बाद का जो चैप्टर है वो पेंडिंग है। आगे के चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग की स्टडी करने वाले हैं। वो पार्ट इंशाल्लाह जब क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगी तो उसे हम क्लास में फ़ेस टू फेस क्लियर कर लेंगे। अब अगर हम ये देखें कि साइंस 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और साइंस 1 में मैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5th वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और एक 8वां चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 हीट। देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें किन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर को मैं लैटेंट हीट तक ही सीमित रखना चाहूँगा, यानी कि आपका जो पहला टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लैटेंट हीट। वैसे तो इस चैप्टर में हमें और भी कई सारे टॉपिक या कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका मिलेगा। लैटेंट हीट जो आपके लिए नई चीज़ है, रेगुलेशन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारे टॉपिक आपके लिए नए टॉपिक माने जाते हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो 9th स्टैंडर्ड में हीट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने क्लियर किए हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं स्टार्ट करूं कि हीट क्या चीज़ है, जैसा कि हमारा चैप्टर है, तो आप जानते हैं कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में या उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो जब एक्शन में होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स, तो उसी को हम हीट एनर्जी कह सकते हैं। उसी से हीट एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है या प्रोड्यूस होती है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या होता है? हीट तो आपको समझ में आ गया होगा कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर एक कोई सब्सटेंस नहीं है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी भी नहीं है। टेम्परेचर क्या है? स्केल है। कौन सी स्केल? मेजरमेंट का स्केल। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर इज़ ए स्केल ऑफ मेजरमेंट बाय विच हम इस बात का पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना कोल्ड है या कितना हॉट है। समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस पहले क्वेश्चन को भी थोड़ा मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया हूँ। आइए अब देखते हैं लैटेंट हीट क्या है। तो स्टूडेंट अगर मैं मेरा पहला टॉपिक स्टार्ट करूँ लैटेंट हीट का, तो उसे आप यहाँ अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इस पेज पे लैटेंट हीट स्टार्ट होता है और वहाँ सबसे पहले एक प्रैक्टिकल आपको समझना पड़ेगा कि लैटेंट हीट क्या होता है। अब इस प्रैक्टिकल को हमको ये देखना ज़रूरी है, तभी लैटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे इन सारे पैराग्राफ को देखते हुए और इस ग्राफ को भी समझना ज़रूरी है। तो पैराग्राफ और ग्राफ को देखते हुए हम लैटेंट हीट का जो टॉपिक है इस पेज तक कवर करेंगे। तो मैं आज के इस लेक्चर को लैटेंट हीट यानी हमारा पेज नंबर 63 तक ही स्टॉप कर दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैटेंट हीट। अगर कोई बच्चा मुझसे ये जानने की कोशिश करे कि लैटेंट हीट है ना, ये जो वर्ड है या ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे अगर आप एक सिंपल वर्ड में समझाना चाहें तो आप क्या कहोगे? तो मैं इस लैटेंट हीट को हिडन हीट कहता हूँ। हिडन मतलब छुपा हुआ। समझ में आ रहा है? या वो हीट जो गायब हो जाती है। आई बात समझ में? एक बार फिर सुनिए कि अगर कोई बच्चा एक सिंपल से वर्ड्स में लैटेंट हीट का मतलब समझना चाहे या उसे याद रखने के लिए कोई एक ट्रिक या कोई एक आइडिया से उसे याद रखने की कोशिश करे, तो मैं उसे एक सिंपल वर्ड से समझाना चाहूँगा कि लैटेंट हीट जो होता है उसे आप हिडन हीट भी कह सकते हैं। हिडन HIDDEN। हिडन हीट का मतलब छुपा हुआ हीट या जो गायब हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी हीट होती है जो गायब हो जाती है?
तो आइए उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते हैं। तो स्टूडेंट, समझने से पहले आपको इस प्रैक्टिकल के ये जो 7 पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं उसे थोड़ा समझना होगा। आइए फटाफट इस प्रैक्टिकल को देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है। टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर एज शोन इन द फिगर नंबर 5.1. Insert the bulb of thermometer in ice and measure its temperature. तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो आइस क्यूब है, जो बीकर है, उसके अंदर ऊपर से एक थर्मामीटर भी अरेंज किया गया है। पुट द बीकर ऑन अ स्टैंड एंड हीट द आइस यूजिंग अ बर्नर। स्टैंड पे बीकर को रखने के बाद बर्नर को यूज़ करके हम क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट द आइस यूजिंग अ बर्नर। पॉइंट नंबर 4, रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मामीटर आफ्टर एवरी मिनट। हर मिनट के बाद ये देखते रहिए कि उस थर्मामीटर में टेम्परेचर कितना बढ़ता है या कितना कम होता है। जो भी होगा वहाँ आपको रिकॉर्ड करने बोल रहा है। पॉइंट नंबर 5, एज द आइस इज हीटेड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। जैसे आप उसे हीट करोगे, जाहिर सी बात है वो क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टिर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। कंटिन्यूसली हमें क्या करना है? उसे मिक्स करते रहना है। कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर आइस स्टार्ट मेल्टिंग। यानी जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद भी आपको हीट प्रोवाइड करते रहना है। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। यानी कि उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है टेम्परेचर वर्सेस टाइम। यानी एक एक्सिस के ऊपर हमें टाइम लेना है और दूसरे एक्सिस के ऊपर हमें क्या लेना है? टेम्परेचर। और देखना है कि कितने टाइम में कितना टेम्परेचर फ़र्क दिखता है। तो स्टूडेंट, यहाँ हमें इस प्रैक्टिकल में समझना क्या है? लैटेंट हीट को समझना है। ध्यान से समझिए। तो आप जब देखेंगे इस प्रैक्टिकल को, जब आप परफॉर्म करेंगे तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके फर्स्ट वाले पैराग्राफ में, यू विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस टिल द आइस मेल्ट्स कम्प्लीटली। यानी नॉर्मली हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम आइस के अंदर टेम्परेचर थर्मामीटर अरेंज करेंगे तो वो टेम्परेचर कितना शो करेगा? 0 डिग्री शो करेगा। और जब तक आप हीट प्रोवाइड करोगे, नीचे बर्नर से आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, तब तक टेम्परेचर का जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो आपको कांस्टेंट दिखाएगा। किस में? थर्मामीटर में। कब तक दिखाएगा? जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, यानी वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक आपको वहाँ पर थर्मामीटर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। अब आप सोचेंगे कि सर, जब हमने थर्मामीटर आइस क्यूब में एंटर किया था, जब थर्मामीटर आपने आइस क्यूब में क्या किया था? एंटर किया था, उस टाइम पे आपको टेम्परेचर कितना शो करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नॉर्मली आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना। उसके बाद जब आपने हीट प्रोवाइड किया, है ना, अब हीट जब आप प्रोवाइड करोगे तो 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, उसके बाद 15 सेकेंड, उसके बाद फिर इस तरीके से टाइम बढ़ते जाएगा हीट का। तो जैसे जैसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो वैसे वैसे क्या बढ़ना चाहिए? आपका थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन आप स्टूडेंट इस चीज़ को वहाँ पर अपनी आँखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब तक पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक आपका जो थर्मामीटर में टेम्परेचर शो करेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। अब आप थोड़ा ताज्जुब में आ जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमने हीट प्रोवाइड किया तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है? सवाल समझ में आ रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस तो स्टार्ट में भी शो करेगा, और कुछ टाइम के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के बाद जब तक वो आइस पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर कितना ही रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो अगर हम 4 मिनट तक, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल में कि 4 मिनट तक अगर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक आपका जो थर्मामीटर है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। कितने टाइम के लिए? 4 मिनट के लिए। तो ये जो 4 मिनट है, मतलब 0 मिनट से 4 मिनट, जो पूरा 4 मिनट का टाइम है, उस टाइम तक आपने बर्नर तो ऑन रखा था ना, हीट तो प्रोवाइड हो रही थी। तो 4 मिनट की जो हीट एनर्जी है वो कहाँ गई? समझ में आया? मैं इसे कह सकता हूँ कि वो क्या हो गई? गायब हो गई स्टूडेंट। इसीलिए मैंने कहा था ना हिडन, वो छुप गई है। तो कहाँ छुप गई? कहाँ गायब हो गई? लैटेंट हीट, इसी को हम कहेंगे लैटेंट हीट। अब आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और सोचिए कि वो हीट कहाँ गायब हो गई या कहाँ छुप गई, है ना। मैं फिर एक बार आपको बता दूँ, जैसे ही आइस क्यूब में आप थर्मामीटर एंटर करेंगे कुछ टाइम के बाद वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा, क्योंकि नॉर्मली जो आइस क्यूब होते हैं या जो आइस और वाटर का मिक्सचर होता है वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखाता है। सही है ना। अब आपने क्या किया?
बर्नर से हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप देखते जाओगे कि कुछ टाइम तक 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट तक आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। टेम्परेचर अभी भी कितना दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तब ये 4 मिनट की हीट जो आपने प्रोवाइड की है वो कहाँ चली गई? तो मैं उसे कहता हूँ कि वो क्या हो गई, गायब हो गई। वो क्या हो गई, हिडन हो गई। और उसे हम साइंटिफिक टर्म में ऐसी हीट को क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। अब आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है सर, आपने समझा तो दिए कि गायब हो गई, हिडन हो गई, इसी को लैटेंट हीट कहते हैं, लेकिन ये हीट गई तो गई कहाँ, कहाँ गायब हो गई? तो आइए उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, जब आपने देखा कि 4 मिनट तक या 3 मिनट तक वो जो हीट हमने प्रोवाइड किए, प्रोवाइड करने के टाइम पे आपका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस ही था, कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो हीट जो सॉलिड है, अभी आइस क्यूब आपके किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में ना, तो सॉलिड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए या उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए उस हीट का यूज़ किया जाता है जो आपकी हीट क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी। और हमारे इस एग्जांपल में मैंने 4 मिनट का एग्जांपल दिया हूँ, तो 4 मिनट तक की जो हीट आपने प्रोवाइड किए हैं वो अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। अब एब्जॉर्ब होकर के उसका काम क्या होगा, वो किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ हो रही है ना, दूसरे काम के लिए यूज़ हो रही है। वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं हो रही है, बल्कि उस सॉलिड आइस क्यूब के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनका इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है उसको वीक करने के लिए उस हीट का यूज़ किया जाता है। तो वो हीट हिडन हो गई, गायब हो गई, लेकिन वो आपको थर्मामीटर पे दिखेगी नहीं, क्योंकि वो किसी और जगह यूज़ हो गई है ना। दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, वो सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वीक करने के लिए वो यूज़ हो गई। तो यहाँ इस बात का पता चला कि वो 4 मिनट की हीट या 3 मिनट या जितना भी टाइम लगेगा उसको कन्वर्ट होने में, सॉलिड को किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होने में, उतने टाइम की जो हीट है वो क्या हो जाती है, किसी दूसरे काम के लिए यूज़ कर ली जाती है। तो जब वो दूसरे काम के लिए यूज़ कर ली जाती है तो उसे थर्मामीटर शो नहीं करता, वो थर्मामीटर अपना टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही दिखाएगा। इसलिए उस हीट को हम लैटेंट हीट कहते हैं। आ रही है बात समझ में? आया आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? अब आप इसी चीज़ को, लैटेंट हीट के डेफिनेशन को, इस पूरे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट सेकंड वाला पैराग्राफ, उसके नीचे से थर्ड वाली लाइन को आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है, या उस पूरे सेकंड पैराग्राफ को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड, मैं आपका सेकंड पैराग्राफ जो है वो रीड कर रहा हूँ, पहले के पैराग्राफ जो है वो आप रीड कर लेना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर रखने की कोशिश नहीं करूँगा, इसलिए आप डायरेक्टली सेकंड वाले पैराग्राफ पे आओ। ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड, ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, किसमें, सॉलिड से लिक्विड में, द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, सॉलिड क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड फेज। तो जो एब्जॉर्ब हीट है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, यूटिलाइज फॉर दी वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, किसके एटम, सॉलिड के एटम, या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, उसको वीक करने के लिए यूज़ होती है। और यूज़ होने के साथ साथ वो वीक भी करेगी और फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगी। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान से सुनिए, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आपको अंदाज़ा मिला होगा कि लैटेंट हीट क्या है, यहाँ पर उसका डेफिनेशन भी आपको दिख सकता है। डार्क ब्लैक कलर में जो उसका डेफिनेशन है उसे आपको याद करना होगा, या आप उसके जस्ट ऊपर वाला भी डेफिनेशन आसान भाषा में देख सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट की 2-3 लाइन, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, जो गायब हो जाती है, जो छुप जाती है अंदर, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ऐसे हीट को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है।
आइए उसका ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, डार्क ब्लैक कलर की लाइन, डेफिनेशन उसे भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यानी कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ध्यान रहे लैटेंट हीट उसी वक्त कहेंगे जब टेम्परेचर बढ़ता नहीं है ना कम होता है, बल्कि क्या रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड, यानी सॉलिड को हम जब लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो सॉलिड क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूज़न। तो यहाँ पर आप इस पैराग्राफ को या इस डेफिनेशन को याद करके आप 1 मार्क्स में लैटेंट हीट का डेफिनेशन आपको पूछेगा तो आपको ये आंसर लिखना होगा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा फेज देखते हैं, यानी कि अब आपने ये तो देखा कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, है ना। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ऐसी लैटेंट हीट को क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जब वो सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर हम इसी प्रैक्टिकल में स्टूडेंट, अगर हम इसी प्रैक्टिकल में ये देखें कि एक बार वो पूरा टेम्परेचर, माफ़ कीजिएगा, एक बार वो पूरा मिक्सचर अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो फिर आपको जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री पे आएगा, 2 पे आएगा और टाइम भी बढ़ते जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो इसी वाले पैराग्राफ में पेज नंबर 62 पे, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग, सेकेंड लाइन में रीड कर रहा हूँ, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल द आइस इनटू वाटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट रेजिंग एंड रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर पूरा जो सॉलिड था या जो मिक्सचर था वो अगर पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, तो आप ये देखोगे कि उसका टेम्परेचर थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से। और आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है ना, वो क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। पता होगा आप सभी को कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो सॉलिड में होता है ना, और फिर उसके बाद जब 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का होता है वो उस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन, थर्ड वाली लाइन आप यहाँ देख सकते हो, एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, यानी जब बॉयल होगा तो उसमें से भाप निकलेगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो फिर से एक फेज़ में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। पहले वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट, तो आपने देखा पहले वाले फेज़ में कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट है कुछ मिनट के लिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए, जब तक वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। उस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट होता है, और जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे वो कहीं ना कहीं क्या हो गई, गायब हो गई। अब वो कहाँ गायब हो गई वो मैंने आपको बताया, याद होगा आपको, कहाँ गायब हो गई बोलो तो ज़रा। वो गायब नहीं हो गई, वो यूटिलाइज हो गई। किसके लिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है उसको वीक करने के लिए, या उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए, तो वो वहाँ पे यूज़ हो गई। ठीक है, एक बार वो सभी को ब्रेक कर लेगा, जितना भी सॉलिड है अंदर बीकर के अंदर, सारे आइस का जो सॉलिड है सारे मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक कर लेगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ना। अब जब आप कंटिन्यूसली टेम्परेचर प्रोवाइड करते जाओगे, हीट प्रोवाइड करते जाओगे, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 0 से 1, 2, 3 और पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे आप इसी प्रैक्टिकल में ऑब्जर्व करोगे कि फिर से आपका जो सब्सटेंस है, लिक्विड वाला सब्सटेंस वाटर, वो एक बार फिर अपना स्टेट चेंज करेगा। अब वो लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है बोलो, अब वो लिक्विड से चेंज होगा गैसियस फॉर्म में। तो जब दूसरी बार वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, यहाँ पर आप फिर ये ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट कि उसका टेम्परेचर फिर से क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यानी जो थर्मामीटर पे आप टेम्परेचर देखोगे वो 100 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर आपका रीच हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर पे, और उसी पे पानी बॉयल हो रहा है। अब आप देखोगे कि हम हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन थर्मामीटर पे टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट हो रहा है? क्योंकि इस टाइम पे भी जो हम हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं वो फिर कहीं ना कहीं क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, हिडन होते जा रही है, गायब होते जा रही है, छुपते जा रही है। ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं,
टाइम बढ़ रहा है, हीट भी जा रही है, तो आपको देखना ये है कि इस बार हीट कहाँ चली गई। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस बार हीट जो यूटिलाइज होगी वो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या लिक्विड के जो अंदर एटम्स होंगे उसको फिर से ब्रेक करने के लिए यूज़ होगी। अब इस बार वो किस में कन्वर्ट करेगा, उसको गैस में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे टाइम पे हम फिर से लैटेंट हीट को यूज़ करते हैं। हम का मतलब जो हमारा सब्सटेंस होता है वो फिर से लैटेंट हीट को यूज़ करता है अपने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो आइए इस पैराग्राफ को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड वाला पैराग्राफ, आपका जो डार्क ब्लैक कलर की लाइन है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, उसके नीचे वाला वंस देख लिया आप लोगों ने। आइए लाइन पे आइए। वंस ऑल द आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर, सारा का सारा जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग, बढ़ना चालू हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब तक वो पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट नहीं होगा उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और उतने 10 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, उतने मिनट की हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और उसी एब्जॉर्ब हीट को स्टूडेंट मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ, एब्जॉर्ब हीट को ही हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और अगर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर पैराग्राफ रीड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। Once all the ice is transformed into water, the temperature of water start rising. It increases up to 100 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पहुँचेगा वो, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, हम सब जानते हैं। लाइन BC, यानी अगर हम यहाँ ग्राफ की बात करें तो आइए देख लेते हैं। ये रही आपकी लाइन BC, यानी यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे एक्स एक्सिस पे 4 मिनट से जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और वहाँ पर वो पहुँचती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो बीच की लाइन है और थोड़ी सी जो क्रॉस लाइन है, स्लैंट लाइन लिक्विड की, वाटर की, वो BC है ना। लाइन BC इन द ग्राफ रिप्रेजेंट राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। जाहिर सी बात है, ग्राफ में दिख रहा है हमें। फिर उसके बाद देखते हैं thereafter, उसके बाद अगर हम हीट एनर्जी क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे ये बर्नर से हीट एनर्जी कंटिन्यूसली हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। thereafter even though heat energy is supplied to water, its temperature does not rise। फिर वही बात जो मैंने अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर राइज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों कांस्टेंट हो गया, हीट तो हम दे रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो क्यों कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका लिक्विड है वो फिर से अपना स्टेट क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जब चेंज इन स्टेट होगा उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसी एब्जॉर्ब हीट को हम लैटेंट हीट कहते हैं। फिर मैं बता दूं, अगर वो सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज हो रहा है तो उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, और अगर वो लिक्विड से गैस में स्टेट चेंज कर रहा है सब्सटेंस, तो उस टाइम पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। आ गई बात समझ में? आइए पैराग्राफ देखते हैं और आज के इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हम यहाँ थे कि thereafter even though heat energy is supplied to water, its temperature does not rise। फोर्थ वाली लाइन, the heat energy is absorbed by water at this temperature। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, हाँ ध्यान से सुनिए, एब्जॉर्ब बाय वाटर। किसने एब्जॉर्ब किया, वाटर ने किया, लिक्विड ने किया इस बार, एट दिस टेम्परेचर, एंड यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स। कहाँ यूज हो रही है, ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। जाहिर सी बात है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम आगे की लाइन्स देखते हैं। दस, मिला आपको वर्ड, हाँ छठी लाइन से, दस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैस फेज, लिक्विड से क्या, गैस के, हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द लिक्विड बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। हम सब जानते हैं एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ये आसान है, आप रीड करके भी समझ सकते हो। अब हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आगे की लाइन देखिए, हाँ इस वाले पैराग्राफ जो बीच में आपको पैराग्राफ दिख रहा है उसकी लास्ट की 2 लाइन, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, मिला आप लोगों को, हाँ जो डार्क ब्लैक कलर की लाइन है उसके ऊपर वाली लाइन, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
समझ में आ रहा है कि अगर जब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, गायब होती है, यूज़ होती है, यूटिलाइज होती है, ऐसी पर्टिकुलर हीट को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। लेकिन अगर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो वेपराइजेशन का वर्ड आप आगे यूज़ करोगे। अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा तो फ्यूज़न का वर्ड आप आगे यूज़ करोगे। ठीक है, ब्लैक कलर की डार्क लाइन जो है वो देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड। किसने एब्जॉर्ब किया? लिक्विड ने। किस लिए? टू कन्वर्ट इनटू गैसेस को, इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आ रही बात समझ में? तो ये था आपका आज का टॉपिक, लैटेंट हीट। इन शॉर्ट आप उसे क्या कहोगे? छुपा हुआ हीट, एब्जॉर्ब हीट, हिडन हीट, गायब हुआ हीट, जो यूज़ होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, जो उनके जो फोर्सेस होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उसे ब्रेक करने के लिए, या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो उनके फोर्सेस और बॉन्ड होते हैं उसे ब्रेक करने के लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें हम ये देखेंगे कि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है और कौन से पर्टिकुलर सब्सटेंस का लैटेंट हीट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इस वाले टेबल में आप आसानी से देख सकते हो। कभी कभार आपको ये पूछा जा सकता है और ज़्यादातर ये चीज़ें आपको पूछती हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में, यूज़ होगा वहाँ पर। ठीक है, तो आइए फटाफट इसे देख लेते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम सब जानते हैं। द वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यानी हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना भाई, सबकी अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके हिसाब से वो अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे टेबल में दिखाई गई हैं। द वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लैटेंट हीट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम वाटर का देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस है, या आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट अभी अभी हमने देखा 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा आइस, तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा ध्यान से, दोनों का आपका स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी दिखाया गया है और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दिखाया गया है। तो हमको जिस किसी भी यूनिट में, ऐसा यूनिट या सीजीएस यूनिट में हमको अगर न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना होगा, उसके हिसाब से हम ये वैल्यूज़ वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस पूरे टेबल को आप रीड कर सकते हो, है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा लैटेंट हीट का टॉपिक ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लैटेंट हीट का टॉपिक आसान था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम देखें रेगुलेशन का टॉपिक, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई देता है रेगुलेशन। तो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट हैं। रेगुलेशन, है ना। आपने बर्फ़ का गोला खाया होगा, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में गोला कहते हैं। आइस गोला होता है ना, जो स्कूल के बाहर आपका बिकता है। तो उससे आपने देखा होगा कि पहले उसके पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसे दोनों तरफ से प्रेशराइज करते हैं हाथ से, और वो क्या हो जाता है, एक स्टिक हो जाता है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है रेगुलेशन। मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ कि रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ रीड करें, कल हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने कल के लेक्चर में रेगुलेशन के टॉपिक के साथ। तब तक आप लैटेंट हीट के बारे में वीडियो देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए। ग्राफ भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Latent heat, specific latent heat and its unit. In our earlier session, we have learnt about interesting aspects of heat. In our present session, let us learn about latent heat of fusion, specific latent heat, and its unit. In our earlier session, we have learned that heat is supplied to the substance in order to change the state of the body from solid to liquid or to gaseous. We have also learned that during the process of melting from solid to liquid, or during the process of vaporization from liquid to vapor state. But even when the heat is supplied to the substance, the temperature of the substance doesn't increase. Then, obviously, doubt may arise. Why does the temperature has not risen? Let us learn why the temperature doesn't rise. The heat that is supplied to the substance doesn't increase its temperature, but that heat is used to change the state of the substance in order to overcome the intermolecular force of attraction between the atoms. Thus, intermolecular space between the atoms increases. The heat energy that is used to change the state of substance without any rise of temperature is called as latent heat.
Latent heat is nothing but a hidden heat. Latent heat of fusion depends on the mass of the substance. Higher the mass of the substance, larger its latent heat of fusion. Specific latent heat of fusion. The latent heat, Q, that is required to convert a unit mass, M, of solid of liquid at constant temperature is called as specific latent heat of fusion, L. Units of specific latent heat of fusion. Q is equal to ml, where Q is the heat supplied, M is the mass of the substance, L is the specific latent heat. Therefore, units of specific heat, L, is equal to unit of Q by unit of M. SI unit of specific latent heat, L, is kilocalories.